अक्सर कहा जाता है कि जुर्म करने वाला जितना बड़ा गुनहगार होता है, उतना ही बड़ा गुनहगार जुर्म सहने वाला भी होता है। पर सच ये है कि सबसे बड़े गुनहगार वो लोग हैं जो जुर्म होता देखकर चुप रहते हैं, बंद आंखें और बंद जबान लिए जीने की जिन्हें आदत पड़ जाती है। आज की कहानी ऐसे ही बुतों की कहानी है, जिन्होंने रोते हुए जन्म तो लिया था, पर फिर जिंदगी की दौड़ ने जिन्हें बुत बना दिया, जिन्हें अपने आसपास हो रही बुराई ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है, जो जिए जा रहे हैं ये सोचे बगैर कि जो उनके आसपास हो रहा है वो कभी उनके या उनके किसी अपने के साथ भी हो सकता है। ये काहे को पड़ी है हमारे घर में? एक तो पति को छोड़कर बैठे हैं, आप पड़ी है हमारे सर पर। अरे यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं और तू मेरी छाती पर मुंह डाल रही है। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? अब हम क्या कहें? उसे खुद भी तो समझना चाहिए। देखो बहना, अब ये भैया भैया का राग अपना छोड़ो, अपनी हालत तो तुम जानती हो। अब अपना गुजारे का खुद बंदोबस्त कर लो। कहीं नहीं जाओ बहना, लेकिन यहाँ से चलो। कहीं भी चली जा, चाचा के लिए मंदिर के दरवाजे खुले होते हैं, समझी? हमारी जान रखो। मधु के पति ने उसे छोड़ दिया था। अपनी छोटी सी बच्ची के साथ वो अपने भाई के यहाँ रह रही थी, पर जब भाई को भी उसका बोझ उठाना भारी लगने लगा तो उसे घर छोड़कर शिव मंदिर की सीढ़ियों में पनाह देनी पड़ी। और यह शायद उसकी बदकिस्मती का अंत नहीं था, शुरुआत थी। गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर हर रात किसी बुजुर्ग के आंगन में सोकर मधु किसी तरह अपना और अपनी बच्ची का गुजारा कर रही थी, जब एक दिन ये लो, वहाँ पे रख दीजिए। कहाँ रानी, बहुत धुलाई हो रहा है। हम अपन कपड़ा उतार दे। कहा अच्छा बात होगी? अच्छा काहे? तुमको नहीं जानती हो का? हाँ जानती हूँ, छोटू यादव, गुंडा मवाली। चल ठीक है, गुंडा तुमने कहा है तो गुंडागर्दी क्या होता है हम तुमको दिखा देंगे। चल चल हरामजादी, हरामजादी क्या होता तुमको हम दिखाएंगे। चल मजा चखाऊंगा, जिंदगी भर याद रखिए। बहुत दिन से हम तुमको देखता आ रहा हूँ, मंदिर में अकेले सोते हुए, कभी रात भर नींद नहीं आती है। आज हम दोनों एक दूसरे को इतना कस के पकड़ते हैं कि ससुरी नींद भी आने के लिए मजबूर हो गए। तुझे अब हम नहीं छोड़ूंगा। तू बहुत ही अच्छी है। जहां जहां मैं जाऊंगा वहां
जाएगी अब। चिल्लाना बंद कर। चुप, मैंने कहा चुप चुप। क्यों? देख, अब जो एक बार हो गया फिर चुपचाप। अरे देख, मैं उतना निर्दयी नहीं हूं। अरे अगर कोई हमें कछू देता है तो उसके बदले में हम उसको कछू देते हैं। मांग मांग ना, क्या चाहिए तुझे? बोल बोल ना। हाँ? डर मत, बोल बोल। हमारी बच्ची मंदिर में अकेली है। भाई देख बच्ची। अरे भाई, जब हम मैया को उठा सकता हूं तो मंदिर से तुम्हारी बेटी को नहीं उठा सकता हूं? बेटी चाहिए ना? हाँ, तो चुप हो जाना। चुप, चल। हाँ, पागल। चल 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 चल। चिल्लाओ मत। अरे संभाल इसको, हम ले आता हूं बच्चा को भी, समझा? संभाल ठीक से। हाँ, पकड़। ले अपना बच्चा, ले। चलो नहीं, चल। जो रास्ता हमारा है भाई अब तुम्हारा भी है, समझे? चल। वहां से छोटू मधु को एक पास के गांव में ले गया, जहां उसने उसे 10 दिन रखा और हर रात उसका बलात्कार किया। मधु अंदर ही अंदर मर रही थी, जिस्म से जिंदा थी, पर हर रात उसकी आत्मा को झंझोड़ा जाता, मसला जाता। यह सिलसिला 10 दिन चलता रहा, पर फिर एक दिन ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, हमको जाने दो ना भैया। ए भैया, चुप, जाने दो ना हमें, हमको जाने दो ना भैया। क्या हुआ? देखो हमारी बच्ची बहुत बीमार है भैया, जाने दो। कहाँ जाने तुमको यहाँ से? देखो तुम्हारा भगवान भला करेगा भैया, जाने दो ना। छोटू जो आकर के हमारा गला काट देगा तो? वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा भैया, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। भगवान तुम्हारे साथ है ना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बच्ची बहुत बीमार है क्या? बहुत बीमार है, खुद याद लगा के देखो ना। अब क्या कहें, हमारा दिल बहुत नाजुक है, पिघल जाता है। ठीक है, दरवाजा खोलता हूँ, पर जल्दी आना। हाँ, मैं खोल रहा हूँ। आखिर उस भले मानुस की वजह से मधु उस नर्क से निकल पाई और अपने करीबी पुलिस थाने आकर रिपोर्ट लिखवाई, पर यह उसकी परीक्षा की शुरुआत थी। पुलिस केस की छानबीन करने फतेहपुर पहुंची। हमें भी तो सुनिए। मेरा नाम क्या है? लालू पासवान। तो तुम भी सब कुछ देखे थे? देखे थे हम, सब कुछ देखे थे साहब। वो छोटू यादव सबके सामने खदेड़ता हुआ ले गया था। तुम कुछ बोले का है नहीं? हम कहा बोले साहब, हम कहा बोले? वो गुंडा मवाली मुखिया के लड़का, हम कहा कह सकते हैं ओके? बयान तुम कोर्ट में दोगे? बयान हम जरूर
दिनों से मधु को पूरा यकीन हो गया था कि उसे इंसाफ मिलेगा, पर इस मुल्क में केस रजिस्टर होने और अदालत पहुंचने के बीच का फासला इतना लंबा होता है कि अक्सर गुनहगारों को अपना गुनाह छुपाने का भरपूर वक्त मिल जाता है। 6 महीने बाद जब इस केस की सुनवाई हुई तो कुछ भी पहले जैसे नहीं था। छोटू यादव बेल पर रिहा हो चुका था और गवाह। तुमने छोटू यादव को मधु को पिस्तौल दिखाकर जबरदस्ती ले जाते हुए देखा था? देखे थे हम। कब? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम अदालत में बताओगे कि तुमने वाकई ये सब कुछ देखा है। बोले थे हम। कब? मधु का यह मुकदमा वाकई एक मजाक बनकर रह गया था। गवाहों ने जो साथ छोड़ा सो छोड़ा। डिफेंस ने मधु की झुंझलाई आत्मा को अपने सवालों से और झंझोड़ दिया। तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? पता नहीं। पता नहीं। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? वो भी पता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब सीधा सा सवाल पूछता हूं, उसका सीधा साधा जवाब देना। छोटू यादव ने तुम्हारे साथ क्या किया? पिस्तौल दिखाया। हाँ, पता है, हमें पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ सुन चुके हैं। अच्छा, ये बताओ, वहां उस कमरे में उसने तुम्हारे साथ क्या किया? हमारे दोनों हाथ बांध दिया और अच्छा, हाथ बांध दिया और तुमने कुछ नहीं किया? अरे, वो अकेला था, तुम भी अकेली थी, सकती थी उसके साथ। हम लड़े ना। हम लड़े थे उसके साथ। हम लड़े थे उसके साथ। काटा भी था उसको। काटा। वेरी गुड, वेरी गुड। प्यार मोहब्बत में तो काटना चलता ही है। फॉर व्हाट योर ऑनर? इस औरत के पति ने उसे छोड़ दिया, इसके भाई ने इसे घर से बाहर निकाल दिया, और जो उस एरिया में पाई गई जो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रेड लाइट एरिया कहलाता है, इसने अपने बचाव में कोई खास कोशिश भी नहीं की। आज वो ये कहे कि छोटू यादव ने उसके साथ बलात्कार किया है और हम सब लोग मान लें? नहीं यार, एक अकेली औरत और एक अकेला मर्द जब अकेले में मिलते हैं तो प्यार मोहब्बत की बातें तो होती ही हैं और ऑनर। इसमें बलात्कार कहां से आ गया और ऑनर? और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक भी ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये बलात्कार है या नहीं। एक अकेली औरत और एक अकेला मर्द जब अकेले में मिलते हैं तो प्यार मोहब्बत की बातें तो होती ही हैं और ऑनर। इसमें बलात्कार कहां से आ गया योर ऑनर? और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक भी ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये बलात्कार है या नहीं। वो इसलिए क्योंकि मधु का मेडिकल बलात्कार के 2 दिन बाद हुआ। पर योर ऑनर, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। ये इंस्पेक्टर जो अपना कानूनी फर्ज निभा रहा है, और ये औरत खुद अकेली गवाह, लेकिन और कोई गवाह, कोई सबूत तो नहीं। क्यों वो कोई सबूत? क्यों वो कोई गवाह? हम काफी नहीं है का? हम काफी नहीं है का? हमारी गवाही नहीं है का? हमारा ये उधड़ा हुआ जिस्म, हमारा ये उधड़ा हुआ जिस्म कोई सबूत नहीं है का?
अदालत रद्द कर दी गई, पर मधु की पुकार इंसाफ के कानों में पड़ चुकी थी। अगली हियरिंग तक का वक्त मधु के लिए कड़ी परीक्षा का वक्त था। छोटू ने उसे डराने धमकाने की कोशिश भी की, पर वो अपनी जिद पर अड़ी रही और आखिर उसकी जिद ने जन्म दिया कानून के एक ऐतिहासिक फैसले को। बलात्कार अपने आप में एक सजा है जो बिना किसी जुर्म के एक औरत को भुगतनी पड़ती है जब भी कोई ऐसा हादसा होता है। और अगर कानून भी इस सजा का सबूत और गवाह मांगने लगे तो ये उस औरत के साथ घोर अपमान की बात है। कहां से लाए कोई इस जुर्म का सबूत जो किसी के शरीर के साथ किया गया हो? कहां से लाए वो ऐसा गवाह उन चीखों का जो इस सजा के दौरान एक औरत के रोम रोम से निकलती है? ये सजा जो मधु भुगत चुकी है उसका सबूत भी वही है और गवाह भी वही है। इसीलिए ये अदालत मधु की गवाही को पूरा यकीन रखते हुए छोटू यादव को 7 साल की सजा सुनाती है। 7 years of rigorous imprisonment. The court is adjourned. मधु की जद्दोजहद रंग ला रही थी। किसी ने उसका साथ नहीं दिया था और उसने खुद अपना साथ एक पल को भी नहीं छोड़ा था। अपनी हिम्मत, अपने हौसले को समेटे मधु लड़ती रही और इस केस को उसके अंजाम तक पहुंचाया। छोटू यादव ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके जुर्म को देखते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा। मधु की ये कहानी हौसले की कहानी है, हिम्मत की कहानी है, लड़ते रहने की कहानी है और सबसे ज्यादा इस संदेश की कहानी है कि सच की लड़ाई में ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती कि आपके साथ कोई है या नहीं। सच अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, ऐसी ताकत जिसके सहारे आप किसी से भी लड़ सकते हैं। जुर्म रोकने का सबसे अच्छा रास्ता है कि लोग उसे सहना छोड़ दें। हर साल 14,846 बलात्कार होते हैं और करीब इतनी ही औरतों का अपहरण होता है, करीब 40 हर दिन।